माइनक्राफ्ट हार्डकोर और हमें सर्वाइव करने 100 डेज एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ डेजर्ट है। डेजर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है, ना ही ट्रीज नेचुरली स्पॉन होती हैं और ना ही एनिमल्स आपको सिर्फ विलेजेस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। क्या हम 100 डेज सर्वाइव कर सकते हैं ऐसे वर्ल्ड में? जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा एपिसोड। आने वाले कुछ मिनट्स में आप लोग एक बहुत ही एपिक जर्नी विटनेस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले ये ऑसम सा कासल बनाएंगे, इसके बाद जाकर एंडर ड्रैगन को बीट करेंगे और लास्टली हम लोग एक एंड सिटी रेड कर इलाइट्रा लेकर आएंगे। तो फटाफट से हम लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं। डे 1 की शुरुआत हो चुकी थी और मुझे अपने चारों तरफ सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट नजर आ रहा था, इसलिए मैंने फटाफट से कुछ स्टिक्स कलेक्ट करना शुरू किया और आसपास की सराउंडिंग्स को चेकआउट करना शुरू कर दिया, सो दैट मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लूट मिल सके। मेरे को थोड़ा सा ही टाइम हुआ था घूमते घूमते कि मेरे को थोड़ी दूर चल के एक डेजर्ट टेंपल नजर आया और डेजर्ट टेंपल देख के मैं लिटरली बहुत खुश हुआ, क्योंकि मेरे को पूरा भरोसा था कि इसके अंदर मेरे को कुछ अच्छी लूट जरूर मिलेगी। डेजर्ट टेंपल के अंदर काफ़ी डिसेंट लूट थी, लगभग 2 गोल्डन एप्पल और काफ़ी सारा आयरन मिल गया था मुझे, थोड़ा सा गोल्ड भी था। ये सारी लूट गैदर करने के बाद मैं निकल पड़ा किसी विलेज की तलाश में, क्योंकि ऑफ कोर्स डेजर्ट के अंदर जब ट्रीज स्पॉन नहीं होती हैं तो एक विलेज ही हमारा इकलौता सहारा है जहाँ से हमें क्राफ्टिंग टेबल मिल सकती थी और हम आगे गेम में प्रोग्रेस कर सकते थे। थोड़ी देर बाद मुझे एक विलेज दिख गया और विलेज देखकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब मुझे क्राफ्टिंग टेबल मिल जाएगी और अब हम गेम में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस विलेज में मुझे पिग्स दिखे जिन्हें हम फाइनली फूड सोर्स की तरह यूज़ कर सकते थे। उसके बाद मैंने कुछ लूट चेकआउट करी और मुझे ब्रेड मिल चुका था। उसके बाद फाइनली क्राफ्टिंग टेबल दिखी और मैंने कुछ बेसिक टूल्स बना लिए और मैंने डायरेक्ट आयरन के टूल्स बनाए, क्योंकि ऑफकोर्स हमें आयरन मिल चुका था, तो मैंने फटाफट से आयरन के टूल्स बना लिए। उसके बाद मुझे लाइब्रेरियन का रूम दिखा, मैंने वहाँ से जो है बहुत सारी बुक शेल्फ्स माइन कर ली, क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग बुक्स का यूज़ करने वाले थे अपने ऑसम से 30 लेवल के एन्चांटमेंट सेटअप का बिल्ड करने के लिए। इसके बाद मैंने विलेजर्स से हेबेल्स कलेक्ट किए, उनके सीड्स कलेक्ट किए और डर्ट भी कलेक्ट कर ली, क्योंकि डेजर्ट के अंदर डर्ट जो है वो नेचुरली स्पॉन नहीं होती है और विलेजेस ही एक ऐसा इकलौता सोर्स है जहाँ से आपको डर्ट मिल सकती है। सो मेक श्योर अगर आप डेजर्ट ओनली बायोम में खेल रहे हैं तो डर्ट जो है विलेज से कलेक्ट करके चले, क्योंकि डर्ट की मदद से आप लोग फ्यूचर में फार्म्स बना सकते हैं। इसके बाद मैंने ऑसम सा BSL शेडर्स वाला सनसेट एंजॉय किया और मैं बेड लगा के सो गया। अगले कुछ दिन मैंने कुछ और हेबेल कलेक्ट की, एक आयरन गोलम को मारा थोड़ा और आयरन इकट्ठा करने के लिए, कुछ और विलेजेस की लूट चेकआउट करी और उसके बाद मेरे को एक और डेजर्ट टेंपल मिल गया, जिसके अंदर क्या कमाल की लूट मिली। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे मेंडिंग एन्चांटमेंट मिल गया, एक एन्चांटेड बुक मिली जिसके अंदर मेंडिंग था। मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर एन्चांटमेंट है मेंडिंग और इतनी जल्दी से मिलता नहीं है। आई वाज सो सरप्राइज्ड। इसके बाद मुझे एक ऐसा विलेज दिखा जिसके अंदर काऊ और शीप दोनों ही थी और इससे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये वही विलेजेस के पास हम लोग अपना बेस बनाने वाले हैं। और इसी विलेज के अंदर मेरे को एक आर्मरर भी दिखा जिसके पास से मेरे को आयरन की बूट्स मिल गए। फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसी विलेज के पास मैं अपना बेस बनाने वाला हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पर अपना बेड और चेस्ट वगैरह लगा दिए और अपने मटेरियल्स उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिए। इसके बाद मैंने एक वीट फार्म बनाने के लिए अपने आसपास का काफ़ी सारा एरिया क्लियर कर दिया और वीट फार्म बनाना शुरू कर दिया। हमारा वीट फार्म बनकर रेडी हो चुका था और कम्प्लीटली फंक्शनल हो चुका था। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं माइनिंग करने जाऊंगा, क्योंकि माइनिंग ही ऐसा तरीका था जिससे हमें लेवल्स और अच्छे खासे रिसोर्सेज मिल सकते थे। मैं फटाफट Y11 पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, बट उससे पहले मुझे कोल और आयरन मिल चुका था, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। Y11 पर पहुंचकर मुझे माइनिंग करते हुए कुछ ही टाइम हुआ था कि मुझे डायमंड्स मिल गए। दिस वाज सो अमेजिंग, क्योंकि डायमंड्स इतने अर्ली गेम में मिल जाना बहुत ही अमेजिंग बात है। मैंने फटाफट से सारे के सारे डायमंड्स कलेक्ट कर लिए। माइनिंग करते करते मुझे एक बड़ी सी रवीन मिल गई थी जिसमें कुछ डायमंड्स भी दिख रहे थे और उन डायमंड्स को लेने के लिए मैं गया ही कि मेरे को दिखा कि एक बड़ी सी माइन शाफ्ट है वहाँ पर, और माइन शाफ्ट देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अब हमारे पास एक नया वुड का टाइप आने वाला था, जो कि होने वाली थी ओक वुड। मैंने काफ़ी देर तक माइन शाफ्ट एक्सप्लोर की, जिसमें मुझे डिसेंट सी लूट मिल गई, कुछ चेस्ट मिली जिनके अंदर ठीक ठाक लूट थी, और सबसे इंपॉर्टेंटली मैंने बहुत सारी ओक वुड कलेक्ट कर ली, सारे के सारे प्लैंक्स और बहुत सारी फेंसेस कलेक्ट कर ली, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने वाले थे। इसके बाद मैंने डायमंड की पिकैक्स बनाई और ऑब्सिडियन माइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस बार हम लोग नेदर में बहुत जल्दी जाने वाले थे, क्योंकि हम लोग को जरूरत पड़ने वाली थी क्रिम्सन वुड की और ब्लैक स्टोन की, वो भी बहुत सारी क्वांटिटी में, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली अपना ऑसम सा कासल जो बनाने वाले थे। इसके बाद मैंने कुछ डायमंड की टूल्स बनाई, अपना वीट फार्म हार्वेस्ट किया और एक कंप्लीट आयरन का आर्मर सेट बना लिया और फटाफट से नेदर पोर्टल बनाकर मैं नेदर में चला गया। हमारा नेदर पोर्टल का स्पॉन काफ़ी डेंजरस था, यहाँ तक कि मैं लावा पूल में गिरते गिरते बचा और गेम यहीं पर ओवर होने ही वाला था। इसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपना गोल्डन आर्मर तो लाना भूल ही गया, इसलिए मैं वापस ओवरवर्ल्ड में गया, गोल्डन आर्मर बनाया और फिर से नेदर में आया। इसके बाद काफ़ी दिनों तक मैंने बहुत सारा ब्लैक स्टोन और क्रिम्सन वुड कलेक्ट की। लिटरली जब तक मेरी पिकैक्स और एक्स ब्रेक नहीं हो गई तब तक मैं ब्लैक स्टोन और क्रिम्सन वुड कलेक्ट कर रहा था।
ओवरवर्ल्ड में वापस आने पर मुझे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर दिखा जो जंगल सैपलिंग्स बेच रहा था। मैंने उससे फटाफट से एक जंगल सैपलिंग ले ली क्योंकि अब हमारे पास एक नया वुड का टाइप आने वाला था। मेरे पास लिटरली बहुत सारी क्रिम्सन वुड और ब्लैकस्टोन कलेक्ट हो चुका था और अब फाइनली टाइम आ चुका था अपना ऑसम सा कासल बनाना शुरू करने का। अगले कुछ दिन मैंने बहुत सारी सैंड माइन करी, अपने कासल के लिए स्पेस बनाई और बहुत सारा सैंडस्टोन बनाया सो दैट हम अपने कासल को बिल्ड कर सके। कासल के फ्रंट पिलर्स का लेआउट कुछ ऐसा होने वाला था। इसी लेआउट के ऊपर हम लोग 2 जायंट पिलर्स बनाने वाले थे। कासल के पहले पिलर का बेस बनने के बाद कुछ ऐसा नजर आ रहा था। अब इस टाइम पे मैं रिप्ले मॉड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था क्योंकि हम लोग जैसा कि 1.17 पर खेल रहे थे और आप लोग को मैं बता दूं 1.17 के लिए रिप्ले मॉड अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। तो अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में टाइम लैप्सेस आई डोंट थिंक सो ज़्यादा होने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में मैंने पहला पिलर जो है आप लोग देख सकते हैं पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया था और आप लोग देख सकते हैं कितना कमाल का नजर आ रहा था ये पिलर। ऐसे ही 4 बड़े बड़े पिलर्स होने वाले थे हमारे कासल के अंदर, पीछे की तरफ और जायंट पिलर्स होने वाले हैं इनसे भी बड़े। दो ऑसम से पिलर्स बनकर कंप्लीट हो चुके थे और आप लोग देख सकते हैं अब हमारे कासल ने क्या ऑसम लुक लेना शुरू कर दिया था। और तभी मैंने देखा कि लूजर्स की एक टोली आ गई थी वहां पर, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उस लूजर्स की टोली से निपटने वाला हूँ। अगले कुछ दिन में मैंने पीछे वाले टावर्स भी जो है कासल के बना लिए थे और अब अपने कासल की शेप कुछ ऐसी लग रही थी। और मेरे को फिर रियलाइज हुआ कि क्यों ना मैं एक शुगर केन फार्म बना लूँ क्योंकि कासल बनाने में काफ़ी दिन जाने वाले थे और इसी बीच में हमारा तब तक शुगर केन भी काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता। तो इसलिए मैंने फटाफट से शुगर केन कलेक्ट किया और शुगर केन फार्म बनाना शुरू कर दिया। शुगर केन कलेक्ट करते करते मैंने एक कमाल की साइड विटनेस की जिसमें एक कैट ने एक रैबिट को मार दिया। फाइनली कुछ और दिन की मेहनत के बाद मैंने कासल की आगे वाली वॉल जो है वो लगा दी और उसके बाद मैंने देखा हमारा शुगर केन का फार्म जो है वो पूरा रेडी टू हार्वेस्ट हो चुका था। तो इसलिए मैंने अपना शुगर केन का फार्म और वीट का फार्म भी हार्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फाइनली कासल की आखिरी वॉल अपनी जगह पर मैंने लगा दी और अब हमारे कासल की वॉल्स जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। अब बारी आती थी कासल की रूफ की, बट कासल की रूफ बनाना शुरू करने से पहले मैं आप लोग को कासल का एक बहुत ही औसम सा व्यू दिखाने वाला था। सनसेट हो रहा था और आप लोग देख सकते हैं कासल क्या कमाल का लग रहा है। पीछे वाले 2 पिलर्स और ये मेरे को सामने एक जाइंट सी केव दिखी 1.17 वाली, बट जस्ट हैव अ लुक गाइज, क्या कमाल का कासल लग रहा है अपना। चारों तरफ की वॉल्स और पूरा का पूरा बिल्ड जो है वो काफी कमाल का निकल कर आ रहा है और क्रिम्सन वुड का ब्लैक स्टोन के साथ कॉम्बिनेशन और ऑन टॉप ऑफ दैट सैंडस्टोन, मतलब दिस वाज सो अमेजिंग। कुछ और दिन की मेहनत के बाद मैंने कासल का सेंट्रल पिलर लगा दिया, एक ब्रिज बना दिया ऑसम सा और उसकी रूफ भी बना दी थी। अब आप लोग देख सकते हैं अपने कासल का क्या कमाल का लुक आ रहा है। मतलब मेरे को इस सिनेमैटिक्स दिखाने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है और इतने टाइम की मेहनत अपनी वर्थ इट लग रही थी। मैंने लिटरली पूरी रात स्पेंड कर दी इस कासल को बनाने में। आप लोग देख सकते हैं क्या कमाल का लग रहा है कासल। फाइनली रियल वर्ल्ड की ऑलमोस्ट एक नाइट और माइनक्राफ्ट के 60 डेज की मेहनत के बाद हमारा कासल कंप्लीट हो चुका था। जस्ट हैव अ लुक गाइज, क्या कमाल का लग रहा था ये कासल। और अब टाइम था आप लोग को कासल के इंटीरियर्स का एक वॉक अराउंड देने का। तो फटाफट से जाते हैं और देखते हैं हमारे कासल के अंदर क्या क्या है, पिलर्स के अंदर क्या है, मैंने कौन कौन से रूम्स बनाए हैं और इंटीरियर्स कैसे डिज़ाइन करे हैं बेसिकली। कासल में एंटर करते ही एक बड़ा सा हॉल था जिसके अंदर एक स्टेयरकेस था जो आपको सेंट्रल पिलर में लेकर जाने वाला था, जहां से आप पूरे कासल का ऑसम सा व्यू ले सकते थे। मैंने कासल के अलग अलग पिलर्स के अंदर अलग अलग रूम्स बनाए। बड़े पिलर्स के अंदर मैंने स्टोरेज रूम्स बनाए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। कुछ पिलर्स के अंदर मैंने खाली स्पेस छोड़ी जहां पर हम लोग अपना फ्यूचर में एन्चांटमेंट सेटअप वगैरह और नेदर पोर्टल वगैरह बनाने वाले थे।
और छोटे वाले पिलर्स के अंदर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने बेडरूम्स वगैरह बनाए, और ऐसे बेडरूम जिसमें मतलब काफ़ी सारे लोग सो सकते थे आराम से। फाइनली मैंने हॉलवेज को कुछ इस तरह से डेकोरेट किया। और फाइनली कासल के बेस में मैंने बनाया एक बहुत ही बढ़िया सा गार्डन, जिसमें फिलहाल तो अभी सिर्फ वीटी था क्योंकि हमारे पास सिर्फ वीटी अवेलेबल था। कासल की टूर के बाद मैंने एक और नई डायमंड की पिकैक्स बनाई और अपने नेदर पोर्टल को जो है वो बाहर से अंदर अपने कासल में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद मैं पास वाले विलेज में गया, मैंने एक लाइब्रेरियन बनाया और उससे सिल्क टच का एन्चांटमेंट लेने की कोशिश करी, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बुक तो लाना ही भूल गया हूँ। तो इसलिए मैं बुक लेने के लिए वापस से अपने बेस पर गया, तो मेरे को रास्ते में वॉन्डरिंग ट्रेडर मिल गया। तो वॉन्डरिंग ट्रेडर से मैंने फटाफट से ओक की सैपलिंग्स खरीद ली क्योंकि वो ओक की सैपलिंग्स बेच रहा था। उसके बाद मैंने वापस आया और मैं वापस आके मैंने फटाफट से सिल्क टच का एन्चांटमेंट ले लिया। अपने बेस पर वापस जाते जाते मैंने अपने कासल को जूम कर देखा क्योंकि लिटरली वो इतना कमाल का लग रहा था सनसेट में कि बार बार उसे देखने का मन कर रहा था, उससे नजरें हट ही नहीं रही थी। फाइनली सिल्क टच वाले शवल का यूज करके हमने डर्ट वाले ब्लॉक्स को माइन करा। मैंने काउस को अपने बेस पर लेकर आया और उनके लिए एक फार्म बना दिया। इसके बाद जो हमें मेंडिंग की बुक मिली थी डेजर्ट कासल से, उससे मैंने फटाफट अपनी डायमंड की पिकैक्स को एन्चांट किया और मैं चला गया माइनिंग ट्रिप पर। अगले कुछ दिन मैंने कंप्लीटली माइनिंग के अंदर स्पेंड किए। माइनिंग ट्रिप पर मुझे डिसेंट अमाउंट में डायमंड्स मिल गए थे। इतने डायमंड्स मिल गए थे कि अब हम लोग पूरा का पूरा डायमंड आर्मर सेट बनाने के लिए एकदम तैयार थे। और जब मैं माइनिंग कर ओवरवर्ल्ड में पहुंचा तो वहां पर मेरे को एक बेबी ज़ॉम्बी मिला, जिसे मैंने फटाफट से मार दिया और उसके बाद अपने लिए ऑसम सा डायमंड का आर्मर सेट क्राफ्ट कर लिया। अगले कुछ दिन मैंने अपने बेस को एस्थेटिकली इंप्रूव करने में स्पेंड किए। जगह जगह कैंप फायर्स वगैरह लगाई और सैंडस्टोन की वॉल्स वगैरह लगाई। इसके बाद मैंने अपने कासल के अंदर एक लेवल 30 का एन्चांटमेंट सेटअप बना लिया और उसके बाद मैंने अपने आर्मर और टूल्स को एन्चांट करना शुरू कर दिया। और मुझे अपने हेलमेट पे जो एन्चांटमेंट्स मिले हैं वो देखने के बाद लिटरली मुझे बिलीव नहीं हो रहा था अपने लक पर कि मुझे इतने ऑसम एन्चांटमेंट्स मिल सकते हैं। उसके बाद मैंने अपनी चेस्ट प्लेट वगैरह को भी फटाफट से एन्चांट किया। लेवल 30 से कम हो जाने की वजह से हमारी एन्चांटिंग बीच में रुक गई, तो इसलिए मैं अपना लेवल बढ़ाने के लिए नेदर में चला गया। वहाँ पर मैंने काफ़ी देर तक क्वार्ट्ज जो है माइन करा सो दैट हमारा लेवल बढ़ सके। और फाइनली जब मैं क्वार्ट्ज माइन करके वापस आया तो मेरा लेवल काफ़ी बढ़ चुका था और मैंने वापस से एन्चांटिंग शुरू कर दी। इसके बाद मैंने एक बो बनाया और फटाफट से मैं अपनी एन्चांटमेंट टेबल पर चला गया दोबारा से अपना लक ट्राई करने। एक बार फिर से एन्चांटमेंट टेबल ने मेरा साथ दिया और मुझे फेदर फॉलिंग 4 की बुक और पावर 4 का बो मिल गया, जिसके साथ में पंच 1 भी मिल गया था। तो बेसिकली अब हमारे पास काफ़ी डिसेंट सा बो बन के आ चुका था। इसके बाद मैंने अपने बूट्स पर फेदर फॉलिंग 4 अप्लाई कर लिया और अब आप लोग देख रहे हैं माइनक्राफ्ट के अंदर के वन ऑफ द बेस्ट एन्चांटेड बूट्स। आप लोग देख सकते हैं क्या कमाल के एन्चांटमेंट्स हैं। बट वो का बेस्ट एन्चांटमेंट अभी भी हमारे पास नहीं था, जो कि है इन्फिनिटी। गाइज आप लोगों को कोई भी कुछ भी बोले, इन्फिनिटी वो बेटर होता है मेंडिंग बो से, हमेशा याद रखना। तो इसीलिए मैं फटाफट से लाइब्रेरियन विलेजर वाली ट्रिक का यूज़ करके निकल पड़ा इन्फिनिटी लेने। वापस आकर मैंने अपने बो पर इन्फिनिटी अप्लाई किया और एक बार फिर से मैं नेदर में वापस चला गया नेदर फोर्ट्रेस की तलाश में, क्योंकि गाइज फाइनली अब टाइम आ चुका था स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाने का। नेदर में मुझे एक बैस्टियन मिला जिसमें पिगलिन ब्रूट्स को मारा मैंने कुछ देर। उसके बाद वहाँ पर लूट चेकआउट करी और टू माय सरप्राइज काफ़ी अच्छी लूट थी गाइज। मुझे एक एंशिएंट डिबरी भी मिल गई इस बैस्टियन के अंदर। सो आई थिंक इसे एक्सप्लोर करना वर्थ इट रहा। दूसरी चेस्ट से कुछ गोल्डन कैरेट्स और उसके बाद कुछ गोल्ड माइन करने के बाद मैं बैस्टियन से निकल गया। इसके बाद काफ़ी देर तक मैंने एक पिगलिन से बार्टरिंग की और गाइज टू माय सरप्राइज लास्ट एपिसोड की तरह उसने फिर से मुझे सोल स्पीड 3 की बुक और फायर रेजिस्टेंस का पोशन दे दिया। दिस वाज सो अमेजिंग।
इसके बाद मैंने क्लासिक ट्रिक का यूज़ करके कुछ देर तक एंडरमैन को हंट किया और एंडर पल्स इकट्ठे किए। और नेदर में काफ़ी देर भटकने के बाद, कुछ घास मारने के बाद, कुछ स्केलेटन्स मारने के बाद और काफ़ी सारा टेरेन कवर करने के बाद फाइनली गाइज मुझे नेदर फोर्ट्रेस मिल चुकी थी एंड इट वॉज एन ऑसम साइट टू वॉच। मैं बहुत केयरफुली नेदर फोर्ट्रेस में गया। इसके बाद मैंने नेदर फोर्ट्रेस की लूट चेकआउट की जिसमें मुझे कुछ डायमंड्स मिल गए। उसके बाद एक और चेस्ट चेकआउट की जिसमें मुझे कुछ और डायमंड्स मिल गए और उसके बाद मैंने नेदर वॉट कलेक्ट की। एक्चुअली मेरे को दोनों रूम मिल गए थे नेदर वॉट के, तो पहले एक रूम से मैंने नेदर वॉट कलेक्ट की, उसके बाद दूसरे रूम से नेदर वॉट कलेक्ट की। फाइनली ब्लेज स्पॉनर मेरी आंखों के सामने था। मैंने अपना फायर रेजिस्टेंस का पोशन पिया और मैं चला गया ब्लेजेस को अटैक करने। जब मैं नेदर से मटेरियल्स गैदर करके ओवरवर्ल्ड में वापस आया तो मौसम कुछ ऐसा हो चुका था। मुझे लगा कोई स्टॉर्म आने वाला है और इस स्टॉर्म के बीच में चारों तरफ बादल छाए हुए थे और अपना कासल एक वॉरियर की तरह खड़ा हुआ था। आप लोग देख सकते हैं क्या कमाल का लग रहा था ये व्यू। फाइनली एंडर ड्रैगन को बीट करने की जर्नी शुरू हो चुकी थी। मैंने कुछ स्लो फॉलिंग पोशंस और कुछ स्ट्रेंथ के पोशंस ब्रू किए, रेड स्टोन का यूज़ करके उनकी लेंथ बढ़ाई और उसके बाद पहली आई ऑफ एंडर थ्रो करी स्ट्रॉन्ग होल्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए। और जैसे ही डायरेक्शन पता लगा मैं निकल पड़ा अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड की जर्नी पर। फाइनली कुछ दिन की जर्नी के बाद और काफ़ी सारा टेरेन कवर करने के बाद मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड की लोकेशन पता लग गई। सामने जो आप लोग को स्टोन दिख रहा होगा वो स्ट्रॉन्ग होल्ड का स्टोन है। स्ट्रॉन्ग होल्ड में घुसने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं टॉर्चेस लाना भूल गया हूँ और स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर होता है बहुत ज़्यादा अंधेरा। बट फॉर्चुनेटली मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड में स्पॉनर रूम ज़्यादा देर सर्च नहीं करना पड़ा। थोड़ी सी दूर जाने के बाद ही मुझे स्पॉनर रूम मिल गया। इसके बाद मैंने सारी आइज ऑफ एंडर का यूज़ करके एंड पोर्टल को एक्टिवेट किया और मैं एंड डायमेंशन में चला गया। मैंने ऊपर की तरफ स्टेयरकेस बनाया और जैसे ही मेरे को एंडर ड्रैगन दिखा मैंने फटाफट से उसके टावर्स के क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। मैंने अपने पोशंस पिए और आखिरी बचे हुए केज क्रिस्टल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं एंडर ड्रैगन को उसकी टेल के पास जाकर मार ही रहा था कि कुछ ऐसा हुआ, उसने मुझे बहुत ऊंचा हवा में प्रोजेक्ट कर दिया। तो गाइस इसीलिए स्लो फॉलिंग पोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंडर ड्रैगन फाइट में। अगर मेरे पास स्लो फॉलिंग पोशन नहीं होता तो अभी मैं शायद मर चुका होता। और एंडर ड्रैगन ने एक बार फिर से मुझे इतना ऊंचा उछाल दिया था कि मैं मरते मरते बचा। ऊपर से मेरे पीछे एक एंडरमैन भी पड़ चुका था। फाइनली लास्ट हिट और एंडर ड्रैगन से फ्री हो चुका था। उसके अंदर से स्पार्कल्स निकल चुके थे और अब वो डिस्ट्रॉय होने वाला था। इसके बाद हम लोग आउटर एंड जाकर एलाइट्रा लेकर आ सकते थे, जो कि इस वीडियो का आखिरी गोल है। एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मैंने द बिगेस्ट ट्रॉफी एंडर ड्रैगन का एग कलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं निकल पड़ा एलाइट्रा लाने। हमारी आउटर एंड की जर्नी शुरू हो चुकी थी और अब मुझे तलाश थी एक ऐसी एंड सिटी की जिसके अंदर एंड शिप हो। और फॉर्चुनेटली हमारे स्पॉन पॉइंट से कुछ ही दूर मुझे एक एंड सिटी मिल गई जिसके अंदर एंड शिप भी था। मैंने फटाफट से शल्कर बॉक्सेस को मारना शुरू किया और उनके लेविटेशन इफेक्ट से बचने की कोशिश की। मेन टनल के अंदर सारे के सारे शल्कर बॉक्सेस मुझ पर चारों तरफ से अटैक कर रहे थे और मैं लेविटेशन इफेक्ट में था कंटिन्यूसली। बट स्टिल मेरे पास पावर 4 का बो था, तो मैंने उन पर अटैक करना शुरू किया और एक एक करके सारे शल्कर बॉक्सेस को निपटा दिया। ये फाइट काफ़ी एपिक थी क्योंकि एक एक करके मैं सारे शल्कर बॉक्सेस को मारने वाला था।
उस क्रेजी फाइट के बाद मैंने लूट चेकआउट करी, जिसमें मुझे डायमंड की चेस्ट प्लेट, आयरन का कुछ एन्चांटेड आर्मर और टूल्स वगैरह मिले। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने शल्कर सेल्स तो लिए ही नहीं, तो मैं फटाफट से वापस गया शल्कर सेल्स को लेने के लिए। शल्कर सेल्स लेने के बाद मैंने आई ऑफ एंडर थ्रो की और मैं टेलीपोर्ट हो गया डायरेक्टली शिप पर। गाइस, अगर आप एनसीडी रेड करने आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप आई ऑफ एंडर ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि आई ऑफ एंडर काफ़ी हेल्पफुल होती है आपको डायरेक्टली टेलीपोर्ट कराने में। और इसके बाद हमारे सामने था द ब्यूटीफुल एलाइट्रा। मैंने आखिरी शल्कर सेल को मारा और आई मीन दिस वाज सो अमेजिंग। 100 डेज वाली वीडियोस के अंदर एलाइट्रा, दिस वाज सो नाइस। फाइनली मैंने एलाइट्रा ले लिया और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा ईगर था शिप की रूफ पे जाकर जंप करने के लिए। मैं शिप की रूफ पर गया, मैंने एलाइट्रा पहना और मैंने फटाफट से नीचे जंप कर दिया। ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आने के बाद मैंने सारी की सारी अपनी लूट अपने चेस्ट के अंदर रख दी, स्टोरेज रूम के अंदर। उसके बाद अपने एलाइट्रा को मेंडिंग और अनब्रेकिंग 3 के साथ एन्चांट करा और उसके बाद मैंने कुछ रॉकेट्स बना लिए और मैं निकल पड़ा अपने एलाइट्रा की टेस्ट राइड लेने के लिए। एरियल व्यू में अपना कासल बहुत ही ज़्यादा एपिक लग रहा था। आई मीन इट वॉज हार्ड टू एक्सप्लेन। मतलब मैं कैसा फील कर रहा था मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अपने कासल को ऊपर से देखना, उसके चारों तरफ उड़ना काफ़ी कमाल की बात थी और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मुझे उड़ते उड़ते शाम हो चुकी थी और हमारे 100 डेज भी कंप्लीट हो चुके थे। आई होप गाइज आप लोग को ये ऑसम सा कासल बिल्ड पसंद आया होगा। बट वेट अ मिनट, मेरी एंडर ड्रैगन के एग की लोकेशन फिर से मिसिंग है। तो गाइज आप लोग के लिए फिर से क्वेश्चन है, आप लोग को कमेंट कर जरूर बताना है मुझे कि एंडर ड्रैगन का एग कहाँ है। अगर आपने मुझे एलाइट्रा पहनकर उड़ते हुए देखा है तो आप लोग को अब तक लोकेशन पता लग चुकी होगी। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।